चैप्टर चल रहा है हमारा वर्णमाला। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने थोड़ा सा कराया है बेसिक, आज फिर दोबारा पहले अपनी पुरानी क्लास का अभ्यास करते हैं। क्या सीखा हमने? हमने देखा था कि वर्णमाला, सबसे पहले क्वेश्चन लिया था हमने, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो हमने बताया कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कहीं कहीं ये आता है कि क्वेश्चन लिपि चिन्हों, लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को भी वर्णमाला कहते हैं। या तो क्वेश्चन आपको बनता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। फिर दूसरी तरीके से पूछा जाता है लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो भी वर्णमाला आपका आंसर होगा। फिर एक क्वेश्चन कि वर्ण के हमने प्रकार पढ़े, वर्ण के कितने प्रकार हमने पढ़े? 2, स्वर और व्यंजन। बात कर रहे हैं हम अपने स्वर पे। हमने स्वरों की संख्या जानी कि स्वरों की संख्या, कुल संख्या और मूल संख्या कितनी होती है। तो जब बात करते हैं हम स्वरों की कुल संख्या की, क्वेश्चन आता है स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या हम 13 लेते हैं। 13 में से हमारे कौन से आते हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ और औ, अंग और आहा। ये हमारे 13 कुल स्वर हो जाते हैं। जब बात आती है मूल स्वरों की संख्या की, कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो हम 11 लेते हैं। में ए, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ और औ। ये हमारे 11 मूल स्वरों में आ जाते हैं। क्वेश्चन पेपर में यही आएगा कि अगर कुल संख्या पूछे स्वरों की तो आपको 13 लगानी है। 13 में आपके 2 अयोगवाह जुड़ जाते हैं। जब बात आती है मूल स्वरों की तो आपके 11 हो जाते हैं। उसमें आपके अंग और आहा, ये 2 वर्ड नहीं आते। ये अंग और आहा ये हमारे अयोगवाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। कितनी बात तो की थी हमने स्वरों की, कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। फिर हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था कि स्वरों का वर्गीकरण किस तरीके से हमें किया था। तो हमने स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया था। सबसे पहले हमने स्वरों का वर्गीकरण हम देख लेते हैं। यहाँ पे स्वरों का वर्गीकरण हमने कई प्रकार से किया। सबसे पहले हमने देखा उच्चारण या मात्रा के आधार पर, उच्चारण या मात्रा के आधार पर, उच्चारण या मात्रा के आधार पर 3 स्वर मैंने बताए। सबसे पहले हमने बात की ह्रस्व स्वर की, ह्रस्व स्वर की। फिर दूसरा बताया था दीर्घ स्वर, और तीसरा था प्लुत स्वर, जिसको हम संस्कृत में उसका प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ह्रस्व स्वर की पढ़ी थी हमने, जिनको बोलने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिनके उच्चारण में दुगुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या हमने 4 बताई थी और इसकी संख्या हमने 7 बताई थी। दूसरी तरीके से पढ़ा था हमने फिर
एक उत्पत्ति के आधार पर, क्या था, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हुई थी? उत्पत्ति के आधार पर भी हमने स्वर दो प्रकार से पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था मूल स्वर, सबसे पहले पढ़े हमने मूल स्वर कि मूल स्वर कौन से हैं। तो हमने मूल स्वर पढ़े ए, एक पढ़ा हमने ए, ई और उ, ये हमने मूल स्वर पढ़े। फिर एक हमने पढ़े थे संधि स्वर। संधि स्वर वो होते हैं जो दो असमान स्वरों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम संधि स्वर कहते हैं। और मूल स्वर उसे कहते हैं जो अपने समान रूप से ही बने होते हैं, यानी कि एक से ही। और संधि स्वर वो है जो दो, इनको भी हमने दो भागों में डिवाइड किया। एक तो था दीर्घ स्वर और दूसरा था संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, एक था दीर्घ स्वर और दूसरा था संयुक्त स्वर। हम इसको मूल दीर्घ स्वर भी कह सकते हैं। मूल दीर्घ स्वर वो है जो दो समान स्वरों से मिलकर बने हैं, वो हमारे मूल दीर्घ स्वर हैं। जैसे आ, ई और उ दीर्घ। ए प्लस ए करके हमारा दीर्घ आ बनता है। जब हम लघु ई तो बड़ी दीर्घ बनती है। लघु उ प्लस लघु उ तब हमारा दीर्घ उ बनता है। फिर हमने संयुक्त स्वर देखे। संयुक्त स्वर थे हमारे ए, आए, ओ और आओ। इनको भी देखा हमने कि ये बनता है ए प्लस ई से, ये बनता है हमारा ए प्लस ए से, ये बनता है हमारा ए प्लस उ से, और ये बनता है हमारा ए प्लस ओ से। तो इतना हमने देखा कि वर्ण यानी कि स्वरों का वर्गीकरण हमने तीन प्रकार से पढ़ा। पहला हमने पढ़ा उच्चारण के आधार पर, दूसरा पढ़ा हमने उत्पत्ति के आधार पर, और एक पढ़ा था हमने जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर। वो कितने पढ़े हमने? तीन। एक पढ़ा हमने अग्र स्वर, दूसरा पढ़ा हमने मध्य स्वर, और तीसरा पढ़ा हमने पश्च स्वर। जीभ के प्रयोग के आधार पर जब हमने स्वर पढ़े तो उनको भी हमने तीन भागों में डिवाइड करा। एक करा अग्र स्वर, दूसरा करा हमने मध्य स्वर, और तीसरा करा हमने पश्च स्वर। अब इनकी संख्या देखते हैं। इनकी संख्या हमने कितनी देखी थी? मैं यहाँ थोड़ा सा रफ कर देती हूँ। थोड़ा देखते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर जब हमने अग्र स्वर को बांटा तो अग्र स्वर की परिभाषा कहती है जब जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम करता है, इस तरीके से मैंने कुछ बताया था, जब इस जीभ का अगला भाग काम करता है तो वो अग्र स्वर कहलाते हैं। और इनकी संख्या 4 होती है, ई और ई, ए और आए, ये हमारे अग्र स्वर कहलाते हैं। फिर दूसरे तरीके से देखा था जो मध्य भाग, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं, और उनकी संख्या 1 होती है, सिर्फ ए। जब हम ए बोलते हैं, साउंड करते हैं, तो जीभ का जो हमारा मध्य भाग है वो हल्का सा चौड़ा होता है, तो हमारा ए उच्चारित होता है। पश्च भाग की देखते हैं, पश्च स्वर की देखते हैं, तो पश्च स्वर की परिभाषा कहती है जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है, यानी कि ये वाला, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। और ये होते हैं हमारे आ, उ,
उ, ओ, आओ, और एक होता है हमारा आ। आ, उ, ओ, आओ और आ। तो ये हमारे पश्च स्वर हैं। आगे देखते हैं हमने तीसरा, फिर हम चौथा देखते हैं। चौथा पढ़ते हैं। होठ की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? हम स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं। फिर देखते हैं हम चौथा कि होठ की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं। तो होठ की स्थिति के आधार पर भी हम स्वरों को दो भागों में बांटते हैं, एक आवृतमुखी और एक व्रतमुखी। जैसे देखो शब्द से पता चल रहा है हमारा व्रतमुखी, यानी कि जब व्रत गोल, किसी चीज की स्थिति गोल होती है। तो पहले देखते हैं हम आवृतमुखी। आवृतमुखी की परिभाषा कहती है जिन स्वरों के उच्चारण में होठों की स्थिति गोलाकार नहीं होती, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होठ जो है वो गोल आकृति के नहीं बनते, तो उन स्वरों को हम क्या कहते हैं? आवृतमुखी। स्वर कौन से हैं हमारे? ए। जब हम ए बोलते हैं तो हल्का सा सिर्फ हमारा मुंह खुलता है और हमारे होठ भी गोल नहीं होते। तो कौन से हैं स्वर? ए, आ, ई, ए, आए और री। तो ये हमारे शब्द हैं जिनकी स्थिति, जिनके उच्चारण में होठों की स्थिति गोलाकार नहीं होती। दूसरे नंबर पे आता है व्रतमुखी। अब व्रतमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में होठों की स्थिति गोलाकार होती है। अब ये कह रहा है व्रतमुखी कि जिन स्वरों के उच्चारण में होठों की स्थिति गोलाकार होती है उन्हें व्रतमुखी कहते हैं। जब हम ऊ साउंड करते हैं, ऊ, तो हमारे होठ गोल आकृति के बनते हैं। ऐसे ही लघु ऊ, दीर्घ ऊ, ओ और आओ। जब हम इन चारों का उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ गोल आकृति में बनते हैं। ठीक है, ये चौथा वर्गीकरण हमने बांटा स्वरों का। फिर देखते हैं पांचवा, मुंह खुलने की स्थिति में हमारे स्वर कितने प्रकार हैं? मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर स्वर को हम बांटते हैं। पहला है संवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह कम खुलता है, कह रहा है जिन स्वरों को उच्चारण करते हैं अब हमारा मुंह कम खुलता है उन्हें हम संवृत कहते हैं। ये है ई, उ और री। लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ और री, ये 5 शब्द हैं जिनके उच्चारण में मुंह कम खुलता है। दूसरा है अर्धसंवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह संवृत की अपेक्षा थोड़ा अधिक खुलता है उन्हें हम अर्धसंवृत कहते हैं। इनकी संख्या 2 है, एक ए और ओ। तीसरा है विव्रत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह पूरा खुलता है, विव्रत क्या कह सकते हैं? विव्रत यानी कि पूरा मुंह खुलना। कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह पूरा खुलता है उन्हें हम विव्रत कहते हैं। जब हम आ बोलते हैं, आ, तो हमारा मुंह पूरा खुलता है, तो वो कौन सा है हमारा? विव्रत। चौथा है अर्धविव्रत स्वर की परिभाषा है जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह आधा खुलता है। विव्रत में क्या था हमारा? पूरा मुंह खुल रहा था। अब अर्ध में आधा खुल रहा है, तो ये कौन से वर्ड? ए, आए, औ और आ, ये हमारे क्या है? विव्रत है। तो स्वरों को हमने इस प्रकार बांटा कि 5 प्रकार से, एक उच्चारण या मात्रा के आधार पर, फिर हमने उत्पत्ति के आधार पर बांटा, फिर हमने जीव की स्थिति के आधार पर बांटा, फिर हमने बांटा उसको होठों की स्थिति के आधार पर, फिर हमने बांटा उसको मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर। इस प्रकार हमने स्वरों का वर्गीकरण करा, देखा हमारे स्वर किस किस उच्चारण से उच्चारित होते हैं, और हमने स्वरों की मूल संख्या बताई, स्वरों की कुल संख्या बताई कि इसमें कितनी है और उसमें कितनी है। अब देखते हैं हम स्वरों का उच्चारण स्थान। किस स्वरों का उच्चारण स्थान, इससे क्वेश्चन आता है। अब व्यंजनों को सब पढ़ लेते हैं
कि व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है। स्वरों के बारे में इतने ध्यान नहीं दे पाते, क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि स्वरों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो पहला है हमारा देखते हैं ए और आ। हमारा है ए और आ, जब हम उच्चारित करते हैं तो साउंड हमारे से निकलता है। जब एक बार उच्चारित करके देखो सभी कि ए और आ जब हम बोलते हैं तो हमारे कंठ पे प्रेशर होता है, तो ये इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, कंठ से, और इसका उच्चारण स्थान कंठे कहलाता है, कंठे। फिर है ई और ई, ये उच्चारित होता है तालु से, ये उच्चारित होता है हमारा तालु से। उ और उ ये उच्चारित होता है हमारा होठों से। जब हम उ बोलते हैं तो हमारे होठ आपस में उठते हैं, मिलके उठते हैं, उ और उ। जब हम री बोलते हैं तो ये उच्चारित होता है मूर्धा से, ये उच्चारित होता है मूर्धा से। जीभ हमारी मुंह के बीचों बीच रहती है, और ये याद हो जाता है कि ये कंठ से है, ये तालु, ये होठ, ये मूर्धा। अब बात आती है ए या अ की, ये होता है कंठ प्लस तालु से, हमारा ए प्लस ई मिलकर बनता है हमारा ए। ए उच्चारित होता है हमारा कंठ से और ई उच्चारित होता है हमारा तालु से, तब मिलकर बनता है हमारा कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। इसी प्रकार ओ और ये औ है, एक मात्रा यहाँ कम हो गई, औ। जब हम ओ ए प्लस उ ते हैं तो हमारा ओ उच्चारित होता है, तो ए हमारा किससे बनता है, कंठ से, और उ ओष्ठ से। तो ये किस में आएगा, कंठोष्ठ। इस तरीके से हमने स्वरों का उच्चारण स्थान बताया कि स्वरों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। ए और आ हमारे कंठ से उच्चारित होते हैं, ई और ई हमारे तालु से उच्चारित होते हैं, उ और उ हमारे होठों से उच्चारित होते हैं, री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ए और ऐ का कंठ प्लस तालु कंठ तालव्य होता है, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठोष्ठ। इस तरीके से हमने स्वरों का वर्गीकरण करा, सभी स्वरों को बांटा कि वो कितने प्रकार से बांट सकते हैं, हम सभी का हमने उच्चारण स्थान करके देखा। अब बात आती है हमारे व्यंजन की, व्यंजन को डिस्कस करेंगे हम अगली क्लास में।